हे गाइस, स्वैप दिस साइड एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक एडेमा ऑफ द पैथोलॉजी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एडेमा होता क्या है? एडेमा को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फ्लूइड। हमारे जो इंटरस्टिशियल स्पेस या जो सीरियस कैविटीज़ होती है हमारी बॉडी में, इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं, सीरियस कैविटीज़ होती है, उसके अंदर एक एक्सेस फ्लूइड भर जाता है। तो उस फ्लूइड का एक्यूमुलेशन बोलते हैं एडेमा इज काइंड ऑफ स्वेलिंग। तो एक फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है, एक लिक्विड फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है, उस चीज़ को हम बोलेंगे एडेमा। एडेमा इज स्वेलिंग। सो नॉर्मली 60% वाटर होता है अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट, जिसमें से 40% जो होता है वो इंट्रासेल्यूलर। हम बोलते हैं ना हमारी बॉडी में 60% वाटर होता है, तो उसमें से 40% लगभग इंट्रासेल्यूलर होता है और 20% लगभग एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है। और 5% जो होता है इसमें से वो जो है वो इट्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। 5% बॉडी वेट जो है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है। जब एडेमा जनरलाइज्ड होता है, या फिर मतलब हम कह सकते हैं हम एडेमा एक तो पर्टिकुलर पूरे मतलब एक पर्टिकुलर पोर्शन रिप्रेजेंट है। सपोज आपके हाथ की आपकी उंगली पे एक जगह या कहीं आपके एडेमा हो गया, तो वो लोकलाइज्ड एडेमा है, पर्टिकुलर जगह पे हो रहा है। लेकिन हम जब कह रहे हैं कि एडेमा जो है वो जनरलाइज्ड है, मतलब पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, व्हेन एडेमा जनरलाइज्ड है और डिफ्यूज हो रहा है सबक्यूटेनियस स्वेलिंग, सबक्यूटेनियस स्वेलिंग के साथ साथ डिफ्यूज हो रहा है बॉडी में, इसको हम बोलेंगे एनासार्का। सो जस्ट फैमिलियर विद द टर्म एनासार्का। एनासार्का इज क्या होता है? जब एडेमा जनरलाइज हो जाता है और डिफ्यूज हो जाता है सबक्यूटेनियस स्वेलिंग, सो इट इज कॉल्ड एज एनासार्का। फॉर एग्जाम्पल एडेमा ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, इसको हम क्या बोलते हैं? एसाइटिस। जो एडेमा अगर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हो रहा है इसको हम एसाइटिस बोलेंगे। एडेमा अगर प्लूरल कैविटी में हो रहा है इसको हम प्लूरल इफ्यूजन बोलेंगे। एडेमा अगर पेरिकार्डियल कैविटी में हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे पेरिकार्डियल इफ्यूजन, या फिर हाइड्रोपेरिकार्डियम भी बोल सकते हैं इसको। अगर एडेमा जो है हमारे थोरेसिक कैविटी में हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे हाइड्रोथोरेक्स। अगर थोरेसिक कैविटी में एडेमा हो रहा है तो इसको हम हाइड्रोथोरेक्स बोलेंगे। नेक्स्टली इफ वी सी द पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस कैसे होता है? द मूवमेंट, द नॉर्मल मूवमेंट ऑफ फ्लूइड जो होता है, अगर नॉर्मल मूवमेंट ऑफ फ्लूइड बिटवीन वर्स्कुलर एंड एक्स्ट्रा वर्स्कुलर स्पेस, ये कैसे फैक्टर से मेंटेन रहता है? मतलब नॉर्मली है, देखो हम बोलेंगे एडेमा तब हुआ जब फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली ये जो फ्लूइड का मूवमेंट होता है बिटवीन वर्स्कुलर और एक्स्ट्रा वर्स्कुलर स्पेस, ये मेंटेन रहता है। और मेंटेन रहता है तो कौन से फैक्टर से मेंटेन रहता है? तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर हमने पढ़े होंगे, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, लो ऑस्मोटिक प्रेशर, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, लिम्फेटिक ड्रेनेज, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी। तो ये जो फैक्टर्स हैं इन सब पे डिपेंड करता है ये लेवल जो है मेंटेन रहता है फ्लूइड का। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द प्लाज्मा, लिम्फेटिक ड्रेनेज, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी। नेक्स्टली if we see the mechanism of fluid accumulation in edema, एडेमा में फ्लूइड एक्यूमुलेशन जो हो रहा है वो उसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे हो रहा है वो फ्लूइड एक्यूमुलेशन? सो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, सबसे पहले हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर देखें तो अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा तो राइज इन द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एट प्रेशर जो प्लाज्मा का होता है 32 mmHg होता है एट वेन्यूलर एंड ऑफ द कैपिलरी, मोर देन प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर। अगर प्रेशर जो है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा एट वेन्यूलर एंड ऑफ द कैपिलरी, कैपिलरी जो होती है उसकी वेन्युलर एंड पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाएगा प्लाज्मा के प्रेशर से भी। प्लाज्मा का प्रेशर कितना है? 32 mmHg। और अगर 32 mmHg से भी ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा वेन्युलर एंड पे कैपिलरी के, तो उस केस में देन इट लीड्स टू द एडेमा, तब वहाँ पे एडेमा हो जाएगा। लोकल इम्पेयर्ड वीनस फ्लो जो होता है वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस, लोकल इम्पेयर्ड वीनस फ्लो इन द डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड जनरलाइज इंक्रीज इन वेनस प्रेशर इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये सब भी एडेमा होता है। वेरिकोज वेन्स जो होती है लेग्स की, ड्यू टू डायलेशन, आप लेग्स के अंदर देखोगे जो किचन में अगर लेडीज़ बहुत देर तक काम करते हैं उसमें भी आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। तो वेरिकोज वेन्स जो होती है लेग्स की वो ड्यू टू डायलेशन और बिकम इनकॉम्पिटेंट, डायलेशन की वजह से, बहुत ज़्यादा डायलेशन की वजह से वो इनकॉम्पिटेंट हो जाती है। और इट कॉन्स पूलिंग एंड बैक प्रेशर, पूलिंग और बैक प्रेशर होता है जिसकी वजह से विच कॉजेज इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, उसकी वजह से पूलिंग और बैक प्रेशर होगा, बैक प्रेशर बढ़ेगा, बैक की तरफ प्रेशर बढ़ेगा, तो जिसकी वजह से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा आर्टेरियल एंड पे, जिसकी वजह से लेग में एडेमा हो जाएगा। तो उसका रीज़न क्या है? वो वेरिकोज वेन्स हैं, आपको अगर वो देखने को मिलेगा तो उसमें पूलिंग किस वजह से होता है वो चीज़? सो दैट इज़ बिकॉज वहाँ पे आपको लेग्स में स्वेलिंग वगैरह देखने को मिलेगी। इट इज़ बिकॉज कि आपका जो है ड्यू टू कॉन्स्टेंट डायलेशन वेरिकोज वेन्स जो होती है वहाँ पे वेरिकोज वेन्स में डायलेशन हो जाएगा। डायलेशन की वजह से हमारे पूलिंग और बैक प्रेशर होगा, बैक प्रेशर इंक्रीज होगा एंड देन इट लीड्स टू द इंक्रीज इन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, बैक प्रेशर इंक्रीज होगा तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा आर्टेरियल एंड पे, जिसकी वजह से लेग में एडिमा हो जाएगा।
उसके बाद आता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रिड्यूस प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर या रिड्यूस प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर। रिड्यूस प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर जो होता है इट लीड टू द एडेमा फॉर्मेशन। अगर रिड्यूस प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर जो इसकी वजह से एडेमा फॉर्मेशन बन जाता है, प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा और एडेमा बन जाएगा, विच इज़ ड्यू टू द हाइपो एल्बुमिन। जो अगर एल्बुमिन, हमारा जो एल्बुमिन है वो बेसिकली बॉडी में जो है कंसिस्टेंट एल्बुमिन, आपने प्रोटीन्स पढ़े होंगे, प्लाज्मा प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन डिफेंस, एल्बुमिन एंड ऑल दीज प्रोटीन जो हमारे ऑस्मोटिक बैलेंस में, एल्बुमिन जो हमारे ऑस्मोटिक बैलेंस में रेगुलेशन के लिए हेल्प करता है। So that is very important is due to the hypoalbuminemia, that is lack of that कम हो जाएगा वो प्रोटीन। रिड्यूस प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर जो है इसकी वजह से हमारा एडिमा फॉर्मेशन हो जाएगा। प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा, इट लीड टू द एडिमा फॉर्मेशन विच अल्टीमेटली लीड टू द हाइपोएल्बुमिनेमिया। इफ यू सी द कॉजेज ऑफ द हाइपोएल्बुमिनेमिया, अगर हाइपोएल्बुमिनेमिया के कॉजेज देखें तो क्या कॉजेज होंगे हाइपोएल्बुमिनिया के? सो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है जिसके अंदर एल्बुमिन जो है वो कम हो जाता है, एल्बुमिन चला जाता है बाय द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, एल्बुमिन इज लॉस्ट बाय द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, और जितना अमाउंट ऑफ एल्बुमिन जा रहा है यूरिन में वो मोर देन 3.5 ग्राम पर डे। The amount of albumin lost in urine is more than 3.5 ग्राम पर डे। कायरोसिस, लिवर कायरोसिस जो होता है वो हाइपोएल्बुमिनियम की वजह से होता है, इज बिकॉज ऑफ द रिड्यूस सिंथेसिस बाय डैमेज लिवर। हाइपोएल्बुमिनियमिया किस वजह से होता है? रिड्यूस सिंथेसिस बाय द डैमेज लिवर। ऑल्सो प्रोटीन मालन्यूट्रिशन देखने को मिलेगा, प्रोटीन मालन्यूट्रिशन इन क्वाशियोकोर डिजीज, जिसमें डिक्रीज अवेलेबिलिटी हो जाएगी प्रोटीन की, लीड टू द हाइपो एल्बुमिन, एल्बुमिन जो प्रोटीन है उसकी कमी हो जाएगी अगर मालन्यूट्रिशन है। सपोज प्रोटीन की कमी है किसी के अंदर, क्वाशियोकोर जो होता है इसमें प्रोटीन की कमी होती है और कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन की कमी होती है, तो उस केस में अब क्योंकि प्रोटीन कम हो रहा है जिसकी वजह से हाइपो एल्बुमिनिक कंडीशन हो जाती है, लीड टू द एडेमा कॉजिंग एनासार का। आप देखेंगे उसके अंदर बच्चे का जो है वो पेट फूला फूला हो जाता है उसके क्वाशियोकोर डिजीज में, दैट इज बेसिकली एडेमा। प्रोटीन यूजिंग गैस्ट्रोएंट्रोपैथी, जो प्रोटीन जो होता है जो गैस्ट्रोएंट्रोपैथी यूजिंग लीड्स टू द इंक्रीज लॉस ऑफ प्रोटीन लीडिंग टू एडेमा। ऑल्सो लिम्फेटिक ड्रेनेज इफ वी सी, सो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फेटिक्स, अगर जो आपके लिम्फेटिक वेसल्स है, जो लिम्फेटिक्स है, अगर वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो बेसिकली फूड वहीं अक्यूमुलेट होने लग जाएगा वहाँ पे। अगर वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा ना वहाँ पे, इसकी वजह से फूड इन द इंटरस्टिशियम वहाँ एक ऑब्स्ट्रक्शन होने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर रेडिकल देखें, इन रेडिकल मेस्टेक्टोमी कॉजेज लिम्फेट ऑफ एडेमा ऑफ द आर्म, obstruction of thoracic duct हो जाएगा by the tumor resulting in the lymph edema which when अगर rupture होगी वो it leads to the development of the chylothorax या फिर chylosaites and also the inflammation of lymphatics। अगर lymphatics जो है अगर उसमें inflammation देखने को मिलेगा by the microfibril leads to the edema formation। अगर inflammation होगा lymphatics में by the microfibril leads to the edema formation in feet, जिसको हम एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। आपने ये एलिफेंटियासिस अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि जो लिम्फेटिक वेसल्स है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा बाय द माइक्रोफिलरी, इसकी वजह से एडेमा हो जाता है वहाँ पे, जिसी को हम जो बोलते हैं ना एलिफेंट जैसा लेग हो जाता है, तो एलिफेंटियासिस। एंड दैट्स द मेलोरिस डिजीज। मेलोरिस डिजीज भी होती है, दैट इज उसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट होता है लिम्फेटिक्स का, आपके जो लिम्फेटिक्स है उसमें एबनॉर्मल डेवलपमेंट देखने को मिलता है जिसकी वजह से एडेमा हो जाता है अफेक्टेड पार्ट्स का, पर्टिकुलर एरिया में अफेक्टेड पार्ट्स में एडेमा हो जाता है, मेलोरिस डिजीज। अदर कॉजेज लिम्फेटिक डिस्ट्रक्शन के, लिम्फेटिक हमने ये सब हम लिम्फेटिक डिस्ट्रक्शन में देख रहे हैं कि लिम्फेटिक्स एलिफेंटियासिस हो गया, मेलोरिस डिजीज हो गया, रेडिकल मेस्टेक्टोमी में आपको देखने को मिलेगा आम का आपको एडेमा देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको अगर थोरेसिक डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो आपको लिम्फ एडेमा देखने को मिलेगा। और भी आपको ये दिस इज ऑल विथ रिस्पेक्ट टू द लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड अदर कॉजेज ऑफ लिम्फेटिक ड्रेनेज। एक तो हमने नॉर्मल जो कॉजेज हैं वो देख ली, और अदर कॉजेज क्या हैं जिसकी वजह से लिम्फ वेसल्स है, लिम्फेटिक्स है, वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिले, दैट आर ट्यूबरक्यूलोसिस, आपको टीबी हो गई या फिर आपको नियोप्लेजिया हो गया, रेडिएशन हो गया, रेडिएशन थेरेपी कॉजेज फाइब्रोसिस ऑफ लिम्फेटिक्स। सो दीज आर द अदर कॉजेज जिसकी वजह से लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, टीबी, नियोप्लेजिया एक्सेट्रा। सो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं सोडियम और वाटर रिटेंशन की वजह से। हमारे बॉडी में आपने पढ़ा भी होगा, फिजियोलॉजी में भी पढ़ा होगा एंड एवरी स्टार्टिंग में भी आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे बॉडी में सोडियम और पोटेशियम का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, द इन्फ्लक्स एंड द इफ्लक्स ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम।
सो द सोडियम बैलेंस किस वजह से कैसे मेंटेन रहता है, इंट्रिंसिक रीनल मैकेनिज्म के थ्रू। जो रीनल मैकेनिज्म है बॉडी में अंदर, रीनल मैकेनिज्म उसके थ्रू मेंटेन रहता है, थ्रू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR। आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा डिटेल में। एंड अगर आपको ये चीज़ समझ में, अगर आपको इस चीज़ में कोई डाउट है इंट्रिंसिक रिगार्डिंग GFR एंड हाउ द सोडियम एंड वाटर रिटेंशन मेंटेन, सो आप मेरा फिजियोलॉजी का वीडियो जाके देख सकते हैं रिगार्डिंग दिस रीनल सर्कुलेशन। वो मैंने अपलोड कर रखा है ऑलरेडी फर्स्ट ईयर का अपने चैनल पर, आप उसको जाके देख सकते हैं इफ यू हैव एनी डाउट। ऑल्सो एक्सट्रिंसिक रीनल मैकेनिज्म बाय द रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म, रिटेंशन ऑफ सोडियम और वाटर जो है, अगर ऐसा रिटेंशन होगा इट लीड्स टू द एडेमा फॉर्मेशन। बॉडी में बोलते ना आयरन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो सोडियम और वाटर का अगर रिटेंशन हो जाएगा तो एडेमा हो जाने लग जाएगा वहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी एक्सेस सॉल्ट इनटेक करेंगे विद रीनल डिसऑर्डर्स, इंक्रीज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन विद ऑफ सोडियम, डिक्रीज रीनल परफ्यूजन, इंक्रीज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन। फॉर एग्जांपल एक्यूट रीनल फेलियर हो गया या ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो गया उस केस में। इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, तो इंजरी जो कॉज्ड होती है बाय द एनोक्सिया या फिर ड्रग्स एंड केमिकल्स, ये क्या कहते हैं बेसिकली, अगर जो इंजरी हो रही है एनोक्सिया, ड्रग्स या केमिकल्स वगैरह ऐसे सिचुएशन से, ये इंक्रीज कर देगी कैपिलरी परमेबिलिटी को। फॉर एग्जांपल जैसे जनरलाइज एडेमा हो गया इन इन्फेक्शंस, पॉइजनिंग एंड एलर्जिक रिएक्शंस, एंजियोनिकोरोटिक एडेमा हो गया। कॉम्प्लिकेशंस देखिए जनरलाइज एडेमा की, तो जनरलाइज जो है जनरलाइज एडेमा की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो गई, अब ऑल ओवर बॉडी में एडेमा हो रहा है, जनरलाइज एडेमा हो रहा है। तो ब्रेन में अगर हम देखें तो ब्रेन में इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ब्रेन में अगर एडेमा हो गया, आपके ब्रेन में स्वेलिंग आ गई, ब्रेन में एडेमा हो गया, तो क्या होगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो ब्रेन के अंदर क्रेनियम के अंदर जो क्रेनियल कैविटी है, क्रेनियम के अंदर जो प्रेशर बढ़ेगा, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो भी बढ़ेगा आपका। ऑल्सो हर्निएशन ऑफ ब्रेन है, जैसे आपका हर्निएशन, ब्रेन जो है वो ब्रेन स्टेम जो है वो थोड़ा सा नीचे खिसक जाएगा, हो जाएगा, हर्निएशन ऑफ द ब्रेन स्टेम हो जाएगा। और द सेरिब्रल टॉन्सिल इनटू द फोरामेन मैग्नम, जो बिगेस्ट फोरामेन है हमारा स्कल का, सो वहाँ से आपको वहाँ पे वो बेसिकली ब्रेन स्टेम खिसक के फोरामेन मैग्नम की तरफ आ जाएगा, जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो जाएगी। ऑल्सो प्लूरल इफ्यूजन, अगर बेसिकली जो एडेमा है वो आपके प्लूरल कैविटी में हो रहा है, कार्डियक इंसफिशियंसी जिसको, या फिर हम हाइड्रोपेरिकार्डियम ये वो सब भी बोल सकते हैं, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी अगर आपको जनरलाइज एडेमा देखने को मिला ब्रेन में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ देयर इज एडेमा इन द ब्रेन दैट इज डायरेक्ट डेथ। प्लूरल इफ्यूजन, लंग्स में पानी भर जाना, लंग्स के बीच में फ्लूइड भर जाना, बोलते हैं ना लंग्स में पानी भर गया, सो वो दैट इज द प्लूरल इफ्यूजन। सो बट बेसिकली एक्सेस फ्लूइड एडेमा हो रहा है वहाँ पे, कार्डियक insufficiency, it can lead to the death, renal failure. Also this is the edema, and next we see the renal edema. रीनल एडेमा क्या होता है, जो हैवी प्रोटीनयूरिया जो होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं ना, हैवी प्रोटीनयूरिया मतलब यूरिन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन का सीक्रेशन होता है किसी के, सो दैट इज फॉर एग्जांपल देयर इज अ सीक्रेशन ऑफ द कीटोन बॉडीज दैट इज कीटोनूरिया, एंड देयर इज अ सीक्रेशन ऑफ लॉट ऑफ प्रोटीन्स इन द यूरिन। सो उसकी वजह से अगर हैवी प्रोटीन का सीक्रेशन हो रहा है यूरिन के अंदर, तो इसके वजह से अगर प्रोटीन सीक्रेशन हैवी हो रहा है, रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर, तो वहाँ से जा रहा है वो आपका प्रोटीन उधर से एक्सक्रीट आउट हो रहा है, एंड रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर, डिक्रीज ऑन्कोटिक या ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जनरलाइज एडेमा हो जाएगा। क्योंकि जो है बेसिकली जो प्रोटीन्स हैं वो बॉडी में एक तरह से आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, दे आर इंक्रीजिंग दैट ऑस्मोटिक प्रेशर वंस दे गॉट रिमूव्ड बाय द इन केस ऑफ प्रोटीन यूरिया, सो बॉडी में प्रोटीन जो है वो कम हो जाएगा, इट अल्टीमेटली लीड टू द डिक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर, जिसकी वजह से जनरलाइज एडेमा देखने को मिलेगा। इंक्रीज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन, जिसकी वजह से रिटेंशन हो जाएगा सोडियम एंड वाटर विद फर्दर एग्रीगेट, एग्जांपल नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ग्रॉस फीचर्स क्या होते हैं, किडनी और हैवी किडनी जो होते हैं वो आर हैवी विद डेंस कैप्सूल्स। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स क्या होते हैं, फ्लूइड सेपरेट हो जाता है विद कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रिटिक एडेमा हो जाता है, इट इज ड्यू टू द इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, इसमें क्या होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द शॉक एंड टॉक्सिक केमिकल। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस क्या होता है, ये शॉक और टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से होता है, जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है कैपेसिटी ट्यूब्यूल्स की, मतलब जो हमारे किडनी जो ट्यूब्यूल्स हैं, जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, वो उनकी जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, वहाँ से जो चीज़ें हैं जिनको चाहिए वो रीअब्जॉर्ब होती है, सीक्रेशन हो रहा है, और जो रीअब्जॉर्ब हो रही है उसके अंदर, तो उसकी कैपेसिटी जो है वो चली जाती है कि वो और चीज़ जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा बॉडी के अंदर, तो जिसकी वजह से इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन रिजल्टिंग इन द इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन एंड द पॉलीयूरिया, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि बार बार फ्रिक्वेंट यूरिनेशन आएगा, आपको बार बार यूरिनेशन आएगा, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस।
उसके अलावा आपने देख लिया रीनल एडेमा, देख लिया हमने, किडनीज जो है वो हैवी हो जाएंगे। अगर ऊपर ऊपर से आप ग्रॉस देखो तो किडनी हैवी हो जाएंगे, उनका कैप्सूल भारी भारी दिखने का लगेगा। डीप में देखोगे तो फ्लूइड जो है वो सेपरेट हो जाएगा कनेक्टिव फाइबर्स। और हमने देखे है कि प्रोटीन्यूरिया, रीनल एडेमा, और ये देखा हमने ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस देखा। ऑल्सो किडनी के जो ट्यूब्यूल्स जो हैं उस पर रीअब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी है वो चली जाएगी, जिसकी वजह से पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा। कार्डियक एडेमा क्या होता है? कार्डियक एडेमा कंजस्टिव हार्ट फेलियर जो होता है उसके अंदर जनरल एडेमा डेवलप हो जाता है। अगर किसी को कंजस्टिव हार्ट फेलियर है तो उस केस में जनरलाइज एडेमा डेवलप हो जाता है बिकॉज ऑफ द रिड्यूस कार्डियक आउटपुट। और कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है जिसकी वजह से रिजल्ट इन द रिड्यूस सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से रिजल्ट इन द रिड्यूस सोडियम एंड वाटर रिटेंशन बाय एल्डोस्टेरॉन एंड एडीएच मैकेनिज्म। डिक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम जो होता है इसकी वजह से डिक्रीज जीएफआर कम होने लग जाती है, लीडिंग टू द मोर सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। अगर प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो रही है किसी की तो जिसकी वजह से जीएफआर भी कम हो जाएगी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली सोडियम एंड वाटर जो है वो भी बढ़ जाएगा, लीडिंग टू द मोर सोडियम एंड वाटर रिटेंशन बॉडी में रहेगा। इंक्रीज वीनस प्रेशर अगर होगा, वीन्स में अगर ज़्यादा प्रेशर होगा जिसकी वजह से कैपिलरी जो है, कैपिलरी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से भी एडेमा होने लग जाएगा। ऑल्सो क्रोनिक हाइपोक्सिया जो होता है इट इज ड्यू टू द कंजस्टिव हार्ट फेलियर, इट लीड्स टू द टिश्यू नेक्रोसिस एंड इंक्रीज्ड परमेबिलिटी। पल्मोनरी एडेमा क्या होता है? लेफ्ट हार्ट फेलियर जो होता है तो उसमें मिट्रल स्टीनोसिस देखने को मिलता है, पल्मोनरी वेन ऑब्स्ट्रक्शन एंड द पल्मोनरी इन्फेक्शन लीड्स टू द पल्मोनरी एडेमा। देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन एल्वियुलर सेप्टम, एक्यूमुलेशन हो जाता है फ्लूइड का एल्वियुलर सेप्टम में एंड एल्वियोलाई। इनिशियली फ्लूइड एक्यूमुलेट जो होता है वो एल्वियुलर सेप्टम में होता है, इट लीड्स टू द कॉजिंग इंटरस्टिशियल एडेमा एंड लेटर ऑन फ्लूइड जो होता है वो स्पेल आउट हो जाता है इन द एल्वियोलाई और इट कॉजेज द एल्वियुलर एडेमा। कॉजेज क्या होते हैं इसके कि कॉजेज इज ड्यू टू द एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, टॉक्सिक गैस इनहेलेशन की वजह से भी हो सकता है, एक्सकेवेशन ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट्स एंड वायरल इन्फेक्शन, दीज आर द कॉजेज। एंड ऑल्सो नेक्स्टली वी सी, सो there is the morphologically, if we see the morphologically the lungs are heavy, dark red in color and on the compression frothy fluid comes out. Next क्या होता है? morphologically जो lungs होते हैं वो heavy हो जाता है, heavy होते हैं, dark red color के होते हैं and on the compression, उसको compress करेंगे तो frothy fluid आने लग जाता है। माइक्रोस्कोपिकली लेवल पे हम देखें तो इंटरस्टिशियम होता है ग्लोबुलर सेप्टम का, इंटरस्टिशियम ऑफ द ग्लोबुलर सेप्टम वो एक्यूमुलेट हो जाता है, सेप्टम एक्यूमुलेट्स, पेल पिंक फ्लूइड उसके अंदर एक्यूमुलेट होने लग जाता है जिसकी वजह से इंटरस्टिशियम के अंदर एडेमा हो जाएगा। एंड जब लेटर ऑन कि ये फ्लूइड जो है वो स्पिल करेगा इनटू द एल्वियोलाई, यहाँ से एडेमा इंटरस्टिशियम से वो एल्वियोलाई में स्प्लिट करेगा जिसकी वजह से एल्वियोलाई में भी एडेमा हो जाएगा। क्लिनिकली अगर हम देखें तो इंटरस्टिशियल एडेमा जो है वो एसिम्टोमेटिक रहेगा, इंटरस्टिशियल एडेमा हो रहा है जब तक वो एसिम्टोमेटिक है, लेकिन जब एल्वियोलर एडेमा होगा तो स्प्यूटम जो है वो पिंक कलर का हो जाएगा फ्रॉथी, स्प्यूटम जो है वो पिंक कलर का हो जाएगा, फ्रॉथी हो जाएगा एंड अलॉन्ग विथ कफ एंड साइनोसिस। Next, there is cerebral edema. There is abnormal accumulation of fluid in cerebral parenchyma leading to the cerebral edema. Abnormal accumulation हो जाता है fluid का cerebral parenchyma, जो cerebral brain का cerebral hemisphere है, तो cerebrum में आपके cerebral parenchyma में आपका fluid का accumulation होने लग जाता है जिसकी वजह से आपका cerebral edema हो जाता है। Pathogenesis we see, तो edema किस वजह से होता है? is due to the increased cellular vascular permeability. Cellular vascular permeability की वजह से होता है। Causes क्या है इसके? ट्रॉमा हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, इन्फाक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, लीड पॉइजनिंग, टॉक्सिक इंजरी। सो ये सब की वजह से सेल्यूलर वेस्कुलर परमेबिलिटी जो है वो बढ़ सकती है और इसके कॉजेज ये सब है कि ट्रॉमा, हेमरेज वगैरह, इन्फाक्शन, कोई टिश्यू की डेथ हो गई, ट्यूमर हो गया, कोई वहाँ पे लीड पॉइजनिंग हो गई, इन्फ्लेमेशन। सो ये सब की वजह से एडेमा आपको देखने को मिल सकता है। ऑल्सो ग्रॉस अगर हम सेरेब्रल एडेमा देखें, जो ब्रेन में एडेमा हो रहा है वो दिखने में कैसा होगा? ग्रॉस फीचर देखें तो उसका, तो उस केस में अगर हम देखें ब्रेन में सेरेब्रल में एडेमा हो रहा है तो दिखने में क्या होगा? जो ब्रेन जो होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा, कंपैरेटिव हैवी देखने को मिलेगा, थोड़ा सॉफ्ट दिखने में सॉफ्ट होगा और लाइक सॉफ्ट जैसा दिखेगा, हैवी हो जाएगा, पकड़ने में थोड़ा भारी लगेगा आपको। हैवी सल्का है, जो उसके सल्का है और गायराइसिस है, तो सल्का जो है बेसिकली वो नैरो एंड गायरा जो है वो फ्लैट हो जाएगी। उसके जो डिप्रेशन होते हैं, अगर आपने 11th में एनाटॉमी में आपने पढ़ा होगा तो ब्रेन के अंदर
सल्कस, जो डिप्रेशन होते हैं उनको हम सल्कस बोलते हैं, और जो ऊपर वाले जो उभरा हुआ ऊपर वाला पार्ट होता है उसको गायरस बोलते हैं। जो सल्कस जो है वो जो उसके अंदर गड्ढे हैं वो और नैरो हो जाएंगे, और जो गायरसेस हैं वो और फ्लैटन हो जाएंगे ऊपर की तरफ से। नेक्स्टली देर इज माइक्रोस्कोपिकली फीचर। हमने ग्रॉसली तो देखा इस तरह से दिखेगा। माइक्रोस्कोपिकली सेरेब्रल एडेमा कैसे दिखेगा कि जो स्पेस है बिटवीन द ग्लियल फाइब्रिलर प्रोसेस बिकम्स वाइडन। जो ग्लियल फाइब्रिलर प्रोसेस है उनके बीच का जो स्पेस है वो वाइड हो जाएगा वहाँ पे, और उसके अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा। पेरीवेस्कुलर स्पेस जो है इज ऑल्सो वाइड हो जाएगा बाय द एडेमा फ्लूइड। एडेमा ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू देखते हैं। सो हमने देखा एडेमा, रीनल एडेमा हमने देखा, जनरलाइज एडेमा ऑल ओवर बॉडी में जो हो रहा है, सेरेब्रल एडेमा, एंड दिस इज द एडेमा ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यू। सबक्यूटेनियस टिश्यू का एडेमा हम देखें तो इट कैन बी लोकलाइज, ये लोकलाइज भी हो सकता है सबक्यूटेनियस टिश्यू का एडेमा, और जनरलाइज भी हो सकता है। लोकलाइज एडेमा जो होता है वो तब होता है अकर्स इन द एरिया ऑफ हाईएस्ट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। जहाँ पे प्रेशर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे आपको लोकलाइज पर्टिकुलर उस एरिया में एडेमा देखने को मिलेगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ड्यू टू द ग्रेविटी। फॉर एग्जाम्पल डिपेंडेंट पार्ट्स इन द CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सच एज लेग्स हो गए वाइल स्टैंडिंग। अब जैसे आप देखते हैं ना लोकलाइज एडेमा, अब जो वेरिकोज वेन्स वाला जो एग्जांपल है, जो वुमेन्स में आपको जो किचन में बहुत काम कर रहे हैं, बैक पुलिंग, बैक प्रेशर, और उसकी वजह से जो आपको एडेमा देखने को मिल रहा है वो लोकलाइज एडेमा है। हाउ इट्स बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर CSF पे डिपेंडेंट, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पे डिपेंडेंट, जैसे लेग्स हो गए तो उनको खड़े खड़े बहुत टाइम तक, तो उस केस में आपको एक पर्टिकुलर लोकलाइज एडेमा देखने को मिलेगा। एंड इन सैक्रम वाइल लाइंग प्रोटीन मालन्यूट्रिशन क्वाशियोर कॉजेज हाइपोएल्बुमिनीमिया, जिसकी वजह से जनरलाइज एडेमा हो सकता है। हमने देखा कि लोकलाइज एडेमा फॉर एग्जांपल ये लेग्स वाला एग्जांपल, तो ये कब हो रहा है जैसे आप बहुत टाइम तक स्टैंडिंग हो, CSF से कनेक्टेड है लेग्स वगैरह, तो बहुत टाइम तक स्टैंडिंग हो, देन पर्टिकुलर वेरिकोज वेन्स में आपके लोकलाइज एडेमा देखने को मिलेगा लेग्स में। और अगर जनरलाइज एडेमा कैसे देखने को मिल सकता है, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है, क्वाशियर कोर है जिसमें प्रोटीन की कमी होती है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, तो क्वाशियर कोर जो है उसके अंदर आपके एल्बुमिन जो प्रोटीन आप ले, एल्बुमिन की कमी होने लग जाएगी, हाइपो एल्बुमिनियम हो जाएगा, जिसकी वजह से जनरलाइज एडेमा होने लग जाएगा। सो दिस इज विद रेस्पेक्टिव एडेमा, ऑल दिस टॉपिक्स आई हैव कवर्ड दिस एडेमा। एंड अगर आपको एडेमा में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो बाय गाइस, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, एंड ऑल्सो अगर आपको डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन आस्क मी ऑन माई इंस्टाग्राम विच इज़ लिंक प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन as well as in the about section of the YouTube. So guys, keep learning, keep studying.